आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। 90 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक के अंत तक यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल यूके बल्कि भारत के एक बड़े राज्य पंजाब को भी हिलाकर रख दिया। इस दशक के दौरान एक हत्या की साजिश इतनी चौंकाने वाली रची गई कि हत्यारों की मानसिकता के बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा। 1987 में सुरजीत कौर सिर्फ 16 साल की थी। यह वही साल था जब उसके पिता मोहिंद्रपाल सिंह ढिल्लों और मां सुरिंदर कौर ने सुरजीत की शादी के लिए एक लड़के की तलाश शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें उसके लिए सुखदेव सिंह नाम का 26 वर्षीय व्यक्ति मिल गया। हालांकि सुरजीत शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे सुखदेव सिंह से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जो उससे 10 साल बड़ा था। सुरजीत हमेशा से ही एक मौज मस्ती करने वाली, बहादुर और खुशमिजाज लड़की थी और उसके परिवार को विश्वास था कि शादी के बाद भी उसके जीवन में वही खुशियां बनी रहेंगी। दरअसल उस समय भारत के कई गांवों में ज्यादातर परिवार रूढ़िवादी थे और लड़कियों को छोटी उम्र से ही सख्त निगरानी में रखते थे। अक्सर उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते थे। इसके अलावा लड़कियों की शादी अक्सर किशोरावस्था या 20 की उम्र में ही कर दी जाती थी। अब भले ही सुरजीत के माता पिता यूंडॉस्के में रहते थे, लेकिन वे पंजाब राज्य के एक छोटे से गांव से थे, इसलिए उन्होंने सुरजीत की शादी भी जल्दी तय कर दी। शादी से पहले सुरजीत कौर सुखदेव सिंह और उनके परिवार से सिर्फ एक बार मिली थी। शादी के बाद सुरजीत को पता चला कि उसके ससुराल में उसकी विधवा सास बच्चन कौर अठवाल से सलाह किए बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था। बच्चन कौर का वचन अंतिम होता था और वह अपने बच्चों को छोड़कर सभी को अपने नियंत्रण में रखती थी। 1988 तक अठवाल परिवार में सिर्फ 5 सदस्य थे। घर की मुखिया बच्चन कौर अठवाल, उनके बड़े बेटे सुखदेव सिंह अठवाल, छोटे बेटे हरदेव सिंह अठवाल और उनकी बेटी भजन कौर। खैर, अठवाल परिवार में शादी के बाद सुरजीत कौर अठवाल बन गई। अठवाल परिवार पश्चिमी लंदन के हेस शहर में रहता था, लेकिन शादी के बाद सुरजीत की जिंदगी नर्क बन गई, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी और अपनी जिंदगी को तलाशना चाहिए था, उस उम्र में उन्हें अपने सास ससुर के कपड़े धोने पड़ते थे, उनके गंदे बर्तन साफ करने पड़ते थे और घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था। इन सब के बावजूद अगर सुरजीत कभी घर के कामों में कोई गलती कर देती थी तो उनकी सास उनसे बहुत नाराज होती थी। इसके अलावा जब भी सुरजीत अपने ससुराल वालों के सामने कुछ भी बोलती तो उसका पति सुखदेव उसे इतना पीटता कि बेचारी सुरजीत अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी सुरजीत ने अपने माता पिता या भाइयों को कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुरजीत ने अपने जख्मों को कई बार अपने परिवार वालों को दिखाया था। हालांकि उन्होंने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि यह तो बस कुछ दिनों की बात है। अगर तुम धैर्य से काम लोगी तो एक दिन तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा खुश रहने वाली सुरजीत ने अपनी जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं देखा था जितना उसने अठवाल परिवार के घर आने के बाद पिछले कुछ महीनों में देखा था। दरअसल सुरजीत कौर का जन्म 17 जुलाई 1971 को इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में हुआ था और सुरजीत फाउल्स हिल नामक उपनगर में पली बढ़ी। सुरजीत की 3 बहनें और 2 भाई थे और वे सभी शुरू से ही इंग्लैंड में रह रहे थे। चूंकि सुरजीत एक सिख परिवार से थी, इसलिए उसका और उसके अन्य भाई बहनों का पालन पोषण बहुत ही पारंपरिक तरीके से हुआ। वैसे भी साल 1989 में सुरजीत के देवर हरदेव की भी सरबजीत नाम की लड़की से अरेंज मैरिज हुई थी। सरबजीत भी जवान, आज्ञाकारी और बहुत मासूम थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे भी अठवाल परिवार की सच्चाई पता चल गई। दरअसल घर में बच्चन कौर अपनी दोनों बहुओं के साथ एक जैसा ही व्यवहार करने लगी। उन्हें दिन भर खाना बनाना, साफ सफाई करना और अठवाल परिवार की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। असल में उनके साथ अब अठवाल परिवार की बहुओं जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, बल्कि नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। एक इंटरव्यू में सरबजीत ने बताया कि 1991 में जब सुरजीत और सरबजीत दोनों ही कुछ महीनों के अंतराल पर गर्भवती हुई थी, तब भी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। खैर, सुरजीत और सरबजीत दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी बच्चन कौर का अपनी बहुओं के प्रति व्यवहार नहीं बदला। वह अपने पोते पोतियों के जरा सा रोने पर भी उन्हें डांटने लगती थी, इस हद तक कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो बच्चन कौर उन्हें दादी न कहकर माँ कहने को कहती। बाहर से देखने पर अठवाल परिवार सबको बहुत धार्मिक और खुशमिजाज लगता था। पूरा परिवार पास के गुरुद्वारे में जाता था और जब भी कोई मिलता तो कभी नहीं बताता था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हालांकि घर की चारदीवारी के भीतर मासूम सरबजीत अपने पति और सास की डांट सहती रहती थी, लेकिन कई बार मार खाने के बाद भी सुरजीत कौर अपने पति और सास से भिड़ जाती थी। यही कारण है कि सुरजीत को सबसे ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता था और इसीलिए वह इस गुलामी की जिंदगी से बेहद निराश हो चुकी थी। एक दिन सुरजीत ने फैसला किया कि वह घर छोड़कर नौकरी की तलाश करेगी, ताकि कम से कम एक नौकरी के लिए वह आज़ाद महसूस कर सके। इसके बाद सुरजीत ने कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश की और आखिरकार उन्हें लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर कस्टम एजेंट की नौकरी मिल गई। यहाँ सुरजीत कौर के खूबसूरत और मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से उन्होंने कई नए दोस्त बनाए और उनके साथ अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। अपने दोस्तों से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ पश्चिमी कपड़े और मेकअप का सामान भी खरीदा।
हालांकि सुरजीत का यह बदलाव उनके पति सुखदेव और उनकी सास बच्चन कौर को पसंद नहीं आया। सुखदेव को लगा कि शायद उसकी पत्नी सुरजीत अब उसकी बात नहीं सुन रही है और उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। लेकिन हालात तब और भी बदतर हो गए जब जनवरी 1994 में लगातार झगड़ों से तंग आकर 23 वर्षीय सुरजीत अपनी 3 वर्षीय बेटी पवन के साथ घर से भाग गई। हालांकि कुछ ही दिनों बाद सुखदेव सिंह सुरजीत को ढूंढ लेता है और एक बार फिर उसे पीटता है और धमकी देता है कि अगर वह घर वापस नहीं आई तो वह उसे जीने नहीं देगा। हालांकि सुरजीत सुखदेव के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि वह अब उसी घर में नहीं रह सकती। हैरानी की बात यह है कि सुखदेव सुरजीत की शर्त मान लेता है और कहता है कि वे जल्द ही अलग घर में चले जाएंगे। फिर सुखदेव अपनी मां बच्चन कौर से बात करता है और उनके बगल वाला घर खरीद लेता है। इसके बाद दंपत्ति अपनी बेटी के साथ अपने मुख्य घर के ठीक बगल वाले घर में रहने लगते हैं। हालांकि जब से सुरजीत नौकरी के लिए बाहर जाने लगी, सुखदेव को शक हो गया था कि उसका किसी और आदमी से संबंध है। नतीजतन 1997 में जब सुरजीत फिर से गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया, तो सुखदेव ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि असली पिता कौन हो सकता है। सुखदेव की बातों ने सुरजीत को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब यह सिर्फ सुखदेव की बात नहीं थी। पूरा अठवाल परिवार सुरजीत को शक की निगाह से देख रहा था। अपने पति सुखदेव को गलत साबित करने की सुरजीत की लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस घर में सुरजीत का दम घुटने लगा। लंबे समय तक ससुराल वालों की कठोरता और हिंसा को सहने के बाद अब सुरजीत को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उससे प्यार करें। इस वजह से वह अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। एयरपोर्ट पर काम करने के दौरान सुरजीत की दोस्ती एक ऐसे शख्स से होती है जो उसकी कद्र करता है। वह उससे बड़े प्यार से बात करता है और जल्द ही सुरजीत उससे प्यार करने लगती है। सुखदेव को सुरजीत पर तब से शक था जब से उसने काम करना शुरू किया था, लेकिन अब जब भी सुरजीत सुबह काम के लिए घर से निकलती, सुखदेव हर दिन उसका पीछा करता। अगर सुरजीत कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती तो सुखदेव उसे वहां भी ट्रैक करता। कुछ ही दिनों में सुखदेव को सुरजीत के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वह यह जानकारी अपनी मां, भाई और बहन को देता है। इस बारे में जानने के बाद अठवाल परिवार को लगा कि सुरजीत उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर रही है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे सबक सिखाने की जरूरत है। हालांकि जब सुखदेव ने अपनी पत्नी सुरजीत से इस बारे में बात की तो सुरजीत को एहसास हुआ कि सभी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है और इसलिए वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचने लगी। नवंबर 1998 में एक दिन सुरजीत ने सुखदेव से तलाक मांगा, लेकिन सुखदेव सिंह और बच्चन कौर ने सुरजीत के फैसले को स्वीकार नहीं किया। सुरजीत को पहले से ही पता था कि उसका पति अपनी मां के प्रभाव में तलाक के लिए राजी नहीं होगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर दिसंबर 1998 के लिए राजी नहीं होगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर दिसंबर 1998 में एक दिन उनके मुख्य घर के लाउंज में एक मीटिंग हुई जब सुरजीत घर पर नहीं थी। इस मीटिंग में बच्चन कौर, सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह, भजन कौर और यहाँ तक कि सुरजीत की भाभी सरबजीत भी शामिल हुई। चाय पीते हुए बच्चन कौर ने सभी से कहा, सुरजीत बेकाबू हो रही है और हमारे परिवार का नाम खराब कर रही है, इसलिए हमें उससे छुटकारा पाना होगा। मैंने भारत में किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो सुरजीत को मार देगा और उसके अस्तित्व के सभी निशान मिटा देगा। सुरजीत के पति सुखदेव सिंह समेत सभी को बच्चन कौर का यह विचार बहुत पसंद आया, जो अपनी पत्नी को मरवाने के लिए तैयार था। लेकिन यह सब सुनकर सरबजीत बहुत डर गई। हालांकि वह सुरजीत को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अपने पति हरदेव और सास बच्चन कौर के डर से वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अगले दिन सरबजीत कौर को आश्चर्य होता है जब उसकी सास बच्चन कौर उसे और सुरजीत को बुलाती है और कहती है, भारत में हमारे रिश्तेदार के यहाँ 2 शादियाँ हैं और मैं उन दोनों में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो हम सास बहू के तौर पर अपने शहर से बाहर कहीं साथ नहीं गए हैं। इसके अलावा बच्चन कौर सुरजीत से यह भी कहती है, जब हम लंदन लौटेंगे तो तुम सुखदेव से तलाक ले लेना। सुरजीत को यह बिल्कुल सामान्य लगता है और वह खुश भी होती है कि आखिरकार उसे तलाक मिल जाएगा और वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। लेकिन सुरजीत को यह नहीं पता था कि लंदन से भारत की यह यात्रा उसके आखिरी दिन साबित होगी। अब भारत यात्रा की तैयारियां शुरू होती हैं और हवाई जहाज के टिकट खरीदे जाते हैं। लंदन से प्रस्थान की टिकट 3 दिसंबर 1998 की थी और उन्हें कुछ दिन भारत में रहना था। उन्हें भारत के पंजाब राज्य में 2 शादियों में शामिल होना था और उनकी वापसी की टिकट 18 दिसंबर की थी। हालांकि जैसे जैसे 3 दिसंबर की तारीख नज़दीक आती गई, सरबजीत की चिंताएं बढ़ने लगीं। हालांकि उसने इस बारे में सुरजीत कौर से चर्चा नहीं की, लेकिन उसने अपने पति हरदेव से कहा कि उन्हें उसकी मां बच्चन कौर को यह कदम उठाने से रोकना चाहिए। लेकिन हरदेव अपनी मां से डरता था, इसलिए उसने सरबजीत को चुप रहने को कहा। सरबजीत सीधे तौर पर सुरजीत को यह बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बच्चन कौर की योजना सुरजीत को बता दी और बच्चन कौर और उसके बेटों को पता चल गया तो पता नहीं वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरबजीत को सुरजीत की जान की भी चिंता थी, इसलिए सुरजीत को बचाने के लिए वह बच्चन कौर और सुरजीत की फ्लाइट से
कुछ घंटे पहले अपने घर से दूर चली गई और एक फ़ोन बूथ से क्राइम स्टॉपर्स को कॉल किया। इस कॉल में सरबजीत ने क्राइम स्टॉपर्स ऑपरेटर को मीटिंग के बारे में बताया, जहां पहली बार बच्चन कौर ने सुरजीत को मरवाने की बात कही थी। इसके साथ ही सरबजीत ने क्राइम स्टॉपर्स को सुरजीत की फ्लाइट का नंबर भी दिया। साथ ही उसी दिन सरबजीत ने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने घर पर हुई मीटिंग का ब्यौरा दिया और मौजूद सभी परिवार के सदस्यों की सूची दी। उसने भारत में उस स्थान का भी उल्लेख किया जहां सुरजीत और बच्चन कौर रहने की योजना बना रहे थे और तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। हालांकि सरबजीत ने पत्र में अपना नाम शामिल नहीं किया, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों के सामने खुद को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वैसे भी 3 दिसंबर को सुरजीत ने अपनी 7 साल की बेटी और 9 महीने के बेटे को अलविदा कहा और अपनी सास बच्चन कौर के साथ हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई। यह देखकर सरबजीत घर के अंदर चली गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि उसे डर था कि अब सुरजीत कभी वापस नहीं लौटेगी। हालांकि सरबजीत ने सुरजीत की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे न तो क्राइम स्टॉपर्स की तरफ से कोई जवाब मिला और न ही पुलिस ने उसके पत्र का जवाब दिया। वास्तव में पुलिस ने कोई जांच नहीं की। यह संभव है कि पुलिस को सरबजीत द्वारा लिखा गया पत्र कभी मिला ही न हो, या उन्होंने इसे मजाक या धोखा समझकर खारिज कर दिया हो, क्योंकि यह गुमनाम रूप से भेजा गया था। खैर, अब तारीख आती है 18 दिसंबर 1998। बच्चन अठवाल सुरजीत के बिना अकेली भारत से लौटती है। यह देखकर सरबजीत को शक होने लगा और जब उसने अपनी सास बच्चन कौर से सुरजीत के बारे में पूछा तो बच्चन कौर ने कहा, सुरजीत को पंजाब में बहुत मजा आया, इसलिए उसने कुछ और दिन वहां रहने का फैसला किया। यह सुनकर सरबजीत के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन जब सुरजीत के पिता को पता चला कि उनकी बेटी सुरजीत 3 दिसंबर को अपनी सास बच्चन कौर के साथ भारत गई थी, लेकिन 18 दिसंबर को बच्चन कौर अकेली लौटी, तो उन्होंने बच्चन कौर से अपनी बेटी के लापता होने के बारे में पूछा। हालांकि बच्चन कौर ने सुरजीत के पिता को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें कहा गया कि सुरजीत को भारत में एक और आदमी मिल गया और फिर वह उसके साथ किसी अनजान जगह भाग गई। इस बिंदु पर सुखदेव सिंह ने यह भी कहा, कुछ समय पहले मैंने सुरजीत से फ़ोन पर बात की थी, लेकिन अब वह सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और उसे अब अपने बच्चों की परवाह नहीं है। लेकिन सुरजीत के माता पिता और उसके अन्य भाई बहन जानते थे कि सुरजीत ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसके कारण 21 दिसंबर 1998 को सुरजीत का भाई जगदीश सिंह पुलिस के पास जाता है और सुरजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। इसके बाद पुलिस आधिकारिक तौर पर अपनी जांच शुरू करती है। उस समय पुलिस ने उस तरह से जांच नहीं की जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी, जिसके कारण अठवाल परिवार अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहा। इस बीच सुरजीत के भाई जगदीश सिंह और उनके पिता लगातार पुलिस के पीछे लगे रहे। कई बार ब्रिटिश विदेश कार्यालय जाकर इस बात पर जोर देते रहे कि उन्हें सुरजीत को खोजने के लिए भारत में भी जांच करनी चाहिए। दूसरी ओर अठवाल परिवार का हर दिन इस डर में बीतता था कि कहीं सुरजीत और उसके बच्चों के साथ कुछ भयानक न हो जाए। हालांकि फरवरी 1999 में सुरजीत के पति सुखदेव ने सुरजीत के 1 लाख के जीवन बीमा का दावा करने का प्रयास किया। सुखदेव इस प्रयास में असफल रहे और अंततः पुलिस जांच से बचने के लिए उन्होंने सुरजीत के खिलाफ अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की अर्जी में सुखदेव ने दावा किया कि उनकी पत्नी भारत चली गई है और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई है। फिर भी मई 2000 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भारत में सुरजीत की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अठवाल परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चारों में घर की मुखिया बच्चन कौर, उनके 2 बेटे सुखदेव सिंह और हरदेव सिंह और सरबजीत कौर शामिल थे। हालांकि उन्हें सिर्फ 1 दिन के लिए ही पुलिस स्टेशन में रखा गया। कुछ पूछताछ के बाद पुलिस ने बिना किसी आरोप के सभी को रिहा कर दिया। पुलिस को शक था कि सरबजीत भी बच्चन कौर की योजना में शामिल हो सकती है और वह जानबूझकर पुलिस को अधूरी कहानी बताकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। सरबजीत को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि वह असल में सुरजीत के लिए न्याय की मांग कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने शहर के कोने कोने में सुरजीत के लापता होने के पोस्टर चिपका दिए और उसके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 10,000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा की। इसके बावजूद कई साल बीत गए और सुरजीत के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंची। जैसा कि मैंने पहले बताया, सुरजीत के लापता होने के बाद से ही सरबजीत अठवाल परिवार में लगातार डर के साए में रहती थी। नतीजतन 2004 में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सरबजीत को पैनिक अटैक आया और उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब सरबजीत अस्पताल में ठीक होने लगी तो उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अठवाल परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर लेगी। इसलिए जब सरबजीत को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह सीधे अपने पिता सहवावत के घर गई, जहां उसने उन्हें उस मीटिंग के बारे में बताया जिसमें सुरजीत की हत्या की योजना बनाई गई थी। ये कहानी सुनकर सहवावत ने अपनी बेटी सरबजीत से पुलिस के पास जाकर बयान देने को कहा। सरबजीत ने हिम्मत दिखाई और पूरी कहानी बताने के लिए पुलिस स्टेशन गई। हालांकि जब पुलिस ने 2005 में केस को फिर से खोला और अठवाल परिवार से फिर से पूछताछ शुरू की तो सरबजीत और उसके पिता को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर क्लाइव ड्रिस्कॉल के नेतृत्व में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कुछ अधिकारी मामले में सबूत इकट्ठा करने और संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए 10 दिनों के लिए भारत गए।
जटिल जांच के बाद पुलिस ने 3 नवंबर 2005 को बच्चन कौर, सुखदेव अठवाल और सरबजीत के पति हरदेव सिंह को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 2006 तक यह साबित हो गया कि बच्चन कौर और सुखदेव सिंह ने सुरजीत कौर की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि जब हत्या की पूरी कहानी सामने आई तो सभी चौंक गए। भारत पहुंचने के बाद बच्चन कौर और सुरजीत को दर्शन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उठाया, जो बच्चन कौर का भाई था। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को सुरजीत और बच्चन कौर पंजाब में 2 शादियों में शामिल हुए। कुछ दिनों बाद उठाया, जो बच्चन कौर का भाई था। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को सुरजीत और बच्चन कौर पंजाब में 2 शादियों में शामिल हुए। कुछ दिनों बाद सुरजीत को शॉपिंग करने जाना था, इसलिए बच्चन कौर ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि वह अपने भाई दर्शन सिंह के साथ शॉपिंग पर जाए। बाद में दर्शन सिंह और उसके एक दोस्त ने अपनी जीप स्टार्ट की और सुरजीत उसमें बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब सुरजीत को प्यास लगी तो दर्शन सिंह ने उसे अपनी गाड़ी से पानी पिलाया, लेकिन पानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। नतीजतन सुरजीत बेहोश हो गई और दर्शन सिंह और उसके साथी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने सुरजीत के सारे गहने उतार दिए और उसकी लाश रावी नदी में फेंक दी, जो आज तक बरामद नहीं हुई है। बहरहाल 2025 अप्रैल 2007 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सरबजीत ने 3 दिनों तक कोर्ट में बच्चन कौर और सुखदेव सिंह के खिलाफ गवाही दी। उसके बाद बच्चन कौर और सुखदेव सिंह दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब बच्चन कौर को सजा सुनाई गई तब उनकी उम्र 70 साल थी, जिससे वह आपराधिक इतिहास में आजीवन कारावास पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिलाओं में से एक बन गई। हालांकि 20 साल की सजा काटने के बाद बच्चन कौर पैरोल के लिए पात्र हो सकती थी और सुखदेव सिंह 27 साल की सजा काटने के बाद पात्र हो सकते थे। मार्च 2009 में बच्चन कौर ने अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील की। हालांकि सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण उनकी न्यूनतम सजा घटाकर 15 साल कर दी गई। नतीजतन 2022 में बच्चन कौर को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि दुखद बात यह है, दर्शन सिंह और उसके साथी कभी पकड़े नहीं गए। दूसरी ओर सरबजीत ने अपने पति हरदेव सिंह को तलाक दे दिया था और अपने 4 बच्चों के साथ दूसरी जगह चली गई थी। इसके अलावा सरबजीत ने अपनी पीड़ा और सुरजीत की कहानी के बारे में शेम्ड द ऑनर किलिंग दैट शॉक्ड ब्रिटेन नामक पुस्तक में लिखा है। अगर आप लोग सरबजीत के 2 बच्चों के बारे में चिंतित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक सामाजिक सेवा एजेंसी ने सरबजीत के बच्चों की देखभाल की। जिंदा दिल सुरजीत अपने आखिरी पलों में भी खुश थी, शॉपिंग का आनंद ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दरिंदे सम्मान के नाम पर उसकी मुस्कान हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो इसके साथ ही सरबजीत कौर अठवाल ऑनर किलिंग केस यहीं खत्म हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।